हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणुविक संरचना। ठीक है, हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ का दोहरा व्यवहार। जो पदार्थ होता है वो दो व्यवहार शो करता है। कौन कौन से व्यवहार? जो पदार्थ होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और जो पदार्थ होता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले से मालूम था कि जो लाइट होती है उसके दो व्यवहार होते हैं। जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, इसलिए वो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस यानी परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं शो करती है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसलिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्प्लेक्स इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मतलब ये घटनाएं दिखाता है। ठीक है, ऐसा ही क्या हुआ कि आइंस्टीन ने भी 1905 में सेम ऐसा ही बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब लाइट के ड्यूल नेचर होगा। ऐसे ही क्या हुआ, 1924 में डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने बोला कि भाई जैसे पदार्थ है ना, जैसे जैसे लाइट है, लाइट के दो व्यवहार होते हैं। जो पदार्थ है यानी जो मैटर है उसके भी दो व्यवहार होते हैं। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी पदार्थ मोशन में होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, उनका भी दो व्यवहार होंगे पार्टिकल और वेव की तरह। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो सेम यहाँ पर भी एक्सप्लेन वही किया हुआ है। आइंस्टीन इन 1905 सजेस्टेड दैट लाइट हैज़ ड्यूल कैरेक्टर एज वेव एंड पार्टिकल। ठीक है, इन 1924 डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट जस्ट एज लाइट एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। 1924 में डी ब्रोगली आए, उन्होंने क्या बोला कि जैसे लाइट दो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से? तरंग और पार्टिकल यानी कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही बोला कि जो सभी के सभी ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल, इनके भी दो व्यवहार यानी ड्यूल कैरेक्टर इनका भी होगा। ठीक है, दे बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये बोला था किसने? डी ब्रोगली ने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकल मानते थे। ठीक है, पर डी ब्रोगली के 1924 में जो ये वाला स्टेटमेंट आया उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भी वेव की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, दिस मीन्स दैट एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन रिगार्डेड एज पार्टिकल ऑल्सो बिहेव लाइक वेव। समझ रहे हो? दस अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मेटेरियल पार्टिकल इन मोशन, सभी के सभी जो पार्टिकल होंगे जो मोशन में होंगे वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वेव की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन निकाली, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक पदार्थ है, एक कण है जिसका मास क्या है? m है, और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर जो h है प्लांक की कांस्टेंट है, v है वेलोसिटी है, और p क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, जो यहाँ पर जो mv है ना, इसकी जगह हम लोग p भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली इक्वेशन। हमको ये देखना है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mu है, इसको हम लोग ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो जो दो स्टेटमेंट थे, प्लांक का स्टेटमेंट था और जो आइंस्टीन का स्टेटमेंट था, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना तो डी ब्रोगली इक्वेशन मिल जाती है। तो देखो प्लांक ने क्या बोला कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, और ऐसे ही आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने क्या बोला कि जो मास और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इक्वल टू mc² है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो इसे ही कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या होगा? एच न्यू इक्वल टू mc², तो लिखा है एच न्यू इक्वल टू mc²। ठीक है, और जो यहाँ पर न्यू होता है ना, ये होता है सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर दो सी हैं, तो एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही सी बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग अगर यहाँ से लैम्डा निकालें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन mc। समझ रहे हो?
दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटोन, फोटोन के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड है क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं तो सी की जगह हम लोग वी रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी रख देंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। और जो एम वी होता है ये मोमेंटम होता है, इसकी जगह पी भी रख सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मतलब भौतिक महत्व। तो क्या था पता है, जो डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली जो इक्वेशन थी वो सभी के सभी जो पदार्थ हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल होती है, समझ रहे हो। पर जो इसका असली जो महत्व है वो है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि अगर हम बड़े पदार्थ के लिए इसके लिए लैम्डा निकालेंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही छोटा आता है, उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो छोटे सूक्ष्म कण हैं, उनके लिए ही डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल होती है।